सर अपना परिचय दीजिए। मैं विजय विद्रोही, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसके विषय में। जैसे आशा वर्कर्स का एक आंदोलन चल रहा है और आप लगातार 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने का सवाल उठा रहे हैं। उन सिफारिशों में क्या देख रहे हैं, क्या वजह है और क्या लोग श्रम का देख रहे हैं आप आशा वर्करों का? देखिए, ये जो 45वां श्रम सम्मेलन है ये 2013 में संपन्न हुआ था और मनमोहन सिंह इसके इनॉग्रेटेड हमारे चीफ गेस्ट थे इस सम्मेलन के। और ये सम्मेलन उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उस सम्मेलन के की इन्हीं की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। पूरे देश के जितने लेबर सेक्रेटरी हैं, जितने प्रदेशों के श्रम मंत्री हैं, जितने कंसर्न्स हैं, यहाँ पब्लिक सेक्टर थे और सेवा क्षेत्र का जितना हिस्सा था, विभिन्न तरह के जो 10 ट्रेड यूनियन महासंघ हैं, जिनमें हमारा महासंघ ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस भी शामिल था, सीटू, एटक, इस तरह ये सारे लोग भी शामिल थे। तो ये सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का ये 45वां जो सम्मेलन है उसका 45वां सेशन था ये। उसमें बहुत सारी चिंताएं हुई और 43वें श्रम सम्मेलन में भी, 44वें में भी स्कीम वर्कर्स के बारे में और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बारे में कुछ चिंता की गई थी। 45वें श्रम सम्मेलन में एक लंबी जद्दोजहद के बाद एक बात ये तय हुई कि इनको अभी कामगार माना जाए, जिनमें आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर्स हैं और वो तमाम अन्य जो स्कीम वर्कर्स थे, इनके बारे में एक रिकमेंडेशन आई कि इनको श्रमिक माना जाए, इनको कामगार माना जाए। और इनको एक बात और कही गई कि इनको कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार दिया जाए, यानी इनको ट्रेड यूनियन बनाने का और ट्रेड यूनियन करने का भी अधिकार दिया उन्होंने। और कहा कि ये आंदोलनों के जरिए सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में ये जाने का इनको हक मिलना चाहिए। अब आगे उन्होंने कहा कि इनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, मिनिमम वेज। फिर उन्होंने कहा कि इनकी सामाजिक सुरक्षा का जो मसला है, सामाजिक सुरक्षा में हेल्थ आता है, स्वास्थ्य, उनका मातृत्व अवकाश आता है, ईएल है, सीएल है, वार्षिक छुट्टियां हैं, बीमारी की छुट्टियां हैं, ये सामाजिक सुरक्षा में आती हैं। सामाजिक सुरक्षा में जीवन बीमा आता है, सामाजिक सुरक्षा में प्रोविडेंट फंड आता है, सामाजिक सुरक्षा में ग्रेजुटी आती है, यानी भविष्य की भी गारंटी जिन चीज़ों में है। तो उन्होंने कहा कि इनको सामाजिक सुरक्षा के कवर से लैस किया जाए और इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी की जाए। ये जो है 45वें श्रम सम्मेलन में इसको रिकमेंड किया। अब इनकी जो रिकमेंडेशन है उनमें मैं आपको बताऊं कि ये इसकी पहली ये जो रिकमेंडेशन है इसमें इन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि दे शुड बी पेड मिनिमम वेजेस, इनको मिनिमम वेज दिया जाना चाहिए। दे शुड बी फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्कर, इनको श्रमिक के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एंड नॉट वॉलंटियर एज ऑनरेरी वर्कर्स। उन्होंने कहा कि इन्हें जो है स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि इन्हें मजदूर के रूप में, इन्हें वर्कर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। ये पहली उस कॉन्फ्रेंस की पहली जो है रिकमेंडेशन थी। दूसरी रिकमेंडेशन थी दे शुड बी पेड मिनिमम वेजेस, इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। फिर तीसरा था कि दे शुड गेट ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इनको सारे सामाजिक सुरक्षा के लाभ दिए जाने चाहिए, लाइक पेंशन, ग्रेजुटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ईटीसी, मैटरनिटी मातृत्व लाभ। ये तीनों चीज़ें उन्होंने कहा कि इनको मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, चौथे नंबर पर उन्होंने कहा टू बिगिन विद द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लाइक आम आदमी बीमा योजना एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,
शुड बी एक्सटेंडेड टू दीज वर्कर्स। उन्होंने कहा कि अभी इनको बीमा के क्षेत्र में भी इनको बीमा कवर देना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY के लाभ से इन्होंने इनको अब पूरा संतृप्त करने की बात कही। 5वें क्लास में उन्होंने कहा आंगनबाड़ी सेंटर शुड बी पक्का बिल्डिंग। आंगनबाड़ी की जो इमारतें थी बहुत क्षतिग्रस्त थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको एक पक्की इमारत में बदला जाना चाहिए इन गुड कंडीशंस। और उन्होंने कहा सारी सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध करानी चाहिए विद ऑल बेसिक अन्य जो प्रसाधन है, शौच है, बाथरूम है, पानी पीने की व्यवस्था है, स्वच्छता को लेकर के उन्होंने कहा इसको व्यवस्था। सिमिलरली आशा, उन्होंने कहा समानांतर फॉर आशा वर्कर्स आल्सो सुटेबल वर्किंग प्लेस स्पेस। आशा वर्कर्स को भी कार्यस्थल पर एक बेहतर परिस्थिति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस तरह की कार्य? हाँ बता रहे हैं। विद बेसिक्स शुड बी प्रोवाइडेड। अब बेसिक्स में क्या है कि उनका हर हॉस्पिटल में एक विश्राम घर हो, हर हॉस्पिटल में उनका एक विश्राम घर हो, उनके आने जाने का जो उनके कार्य जहाँ पर वो काम कर रही हैं वहाँ पर काम करने वाली जगहों में उनके सम्मान का ख्याल रखा जाए, उनका मॉनिस्ट्रेशन हो, इसके लिए हर जगह जेंडर सेल बनाए जाए, त्वरित न्याय की व्यवस्था की जाए, इनका किसी तरह से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न न हो। ये सारी परिस्थितियां, चूंकि ये मोस्टली ये पुरुषों के बीच में काम कर रहे हैं, समाज में जहां ये काम करने जा रही वहां सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाए कि वहां समाज में इनके साथ कोई दुर्व्यवहार न होने पाए। इसलिए एक बलिए जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल इनके साथ जोड़ा गया कि कानूनन इनको बढ़िया सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये चीज़ें उस सम्मेलन में आई। आखिरी में उन्होंने 6वीं सिफारिश में कहा दे शुड हैव राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। उन्होंने कहा इन्हें कलेक्ट हैव टू राइट, इन्हें ये जो अधिकार है सामूहिक रूप से अपने सवालों को उठाने और अपने अधिकारियों के साथ, सरकारों के साथ बार्गेनिंग करने, यानी कि मांगों को लेकर के बातचीत करने और उन पर उनमें कुछ हासिल करने का भी एक कलेक्टिव अधिकार उन्होंने इनको दिया। ये श्रम सम्मेलन की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं रिकमेंडेशन, ये 6 रिकमेंडेशन जो है आई और जिनमें मनमोहन सिंह जी सहित भारत के जितने श्रम मंत्री और श्रम सचिव और सारे ट्रेड यूनियन संगठन और पूरे देश के 2 बड़े महासंघ, औद्योगिक महासंघ जिनमें एसोचैम है जो उद्योगपतियों का महासंघ है और जो दूसरे अन्य महासंघ है ये भी, और ट्रेड यूनियन महासंघ, ये सब शामिल रहे। पब्लिक सेक्टर के चेयरमैन जितने थे ये शामिल रहे और बड़े औद्योगिक घरानों के जो चेयरमैन थे ये सब शामिल, ये सबको मिला के ही सम्मेलन होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 45वें श्रम सम्मेलन की ये रिपोर्ट ये कहती है। और इसमें आप समझिए कि इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रतिनिधि शामिल हुए और इस तरह से 43 देशों के प्रतिनिधि इसमें जो है 43 जो है कंसर्न जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये शामिल हुए। तो इस तरह से ये रिकमेंडेशंस आई। अभी आप देखेंगे हाईलाइट करके, अगर आप कर सकते हैं तो इसको देखेंगे तो ये रिकमेंडेशन। अब उसके बाद आया ये 2013 का जो है 45वां सम्मेलन 17-18 मई 2013 को विज्ञान भवन में ये कॉन्फ्रेंस हुई। अब इसके बाद जो दूसरी अगली जो लेबर कॉन्फ्रेंस होती है वो अगली 22 जुलाई 2015 को अगली लेबर कॉन्फ्रेंस होती है। अब आ गया मोदी रिजीम। अब मोदी रिजीम ने इसको थोड़ा सा एक लाइन में, इन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में एक बात कही। इन्होंने 6वें क्लास में इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील एंड अदर सच वर्कर्स द कमिटी रिटायरेटेड दैट कवरेज अंडर ESI EPF। इन्होंने कहा कि इनके बीमा का जो सवाल है वो सवाल ESI मिलना चाहिए इनको। कर्मचारी बीमा निगम बना हुआ है और उससे लोगों को स्वास्थ्य कवर और बीमा कवर मिलता है। तो उन्होंने कहा कि प्रोविडेंट फंड का मेंबर इनको बनाना चाहिए और जो है इनको ESI की सुविधा देनी चाहिए। तो ये मानिए 2 तरह की रिकमेंडेशन, एक रिकमेंडेशन 6 रिकमेंडेशन 45वें श्रम सम्मेलन में आई और एक रिकमेंडेशन उसी को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो पिछली बार कहा गया था 5वें क्लास में, उसी को उन्होंने 46वें श्रम सम्मेलन में भी कह दिया कि भाई इसको करना चाहिए। अब करेगा कौन? सरकारी सम्मेलन बुला रही है
प्रधानमंत्री उसके इनॉग्रल गेस्ट हैं, श्रम मंत्री केंद्रीय सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर उसका अध्यक्ष है, सारे देश के श्रम मंत्री उसके पार्ट है, सारा लेबर डिपार्टमेंट जो है उसका पार्ट है, जितना आईएएस सेक्रेटरीट बैठा हुआ है। तो और जितने इस देश के अंदर मजदूरों से कंसर्न महासंघ है, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर से उसमें 11 महासंघ हैं और 12वां एक सेवा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और स्वतंत्र फेडरेशंस हैं, बैंक का फेडरेशन है, रेल का फेडरेशन है, ये तमाम इस तरह के बहुत सारे, कोल का फेडरेशन है। तो इनके जो तमाम फेडरेशंस हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब यहाँ से शुरू होती है एक बात कि जब ये रिकमेंडेशन 2013 में आ गई और प्रधानमंत्री ने अपने इनॉग्रल भाषण में कहा कि हम 10 वर्ष में 5 करोड़ लोगों को इस प्रक्रिया के तहत स्किल बनाते हुए, वो रिपोर्ट का हिस्सा है कि मनमोहन सिंह ने कहा कि 5 वर्ष के अंदर हम इनको स्किल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और 5 वर्ष में इनको 5 करोड़ लोगों को स्किल बनाते हुए हम इनको जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मान लीजिए जो है एजुकेशन वर्कर के रूप में और हेल्थ वर्कर के रूप में इस तरह से आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील को हम लोग जो है 5 करोड़ लोगों को हम लोग वो करेंगे और इनको जो है एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में इनको बूस्ट करेंगे। और उसके लिए ये रिकमेंडेशन आ गई। अब इन रिकमेंडेशन को लागू कौन करेगा? आज हम 2023 में आपसे बात कर रहे हैं। तो अब मोदी सरकार को बहुत जल्दी हो गई। मोदी सरकार ने इन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट नहीं किया। 46वें श्रम सम्मेलन में मोदी सरकार ने इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट नहीं किया कि जो पिछली रिकमेंडेशन थी इनको रिवील कर देते, वो ऐसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया कि इसके बाद जो है उन्होंने इनको लागू करने में इनकी सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। उल्टे उन्होंने क्या किया कि जो पहले से परमानेंट लोग थे उनको जल्दी से निकाल करके और उनकी जगह पर आउटसोर्सिंग और संविदा के लोगों को लाने की कोशिश शुरू कर दी। तो ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। ये हिंदुस्तान के अंदर इनकी संख्या बहुत है। 8 लाख मिड डे मील वर्कर्स यूपी में है और 2,17,000 आशा वर्कर्स हैं। अब ये 2,17,000 आशा वर्कर्स ये सवाल उठा रही हैं कि हम 2005 से हम काम कर रहे हैं, हमें 2,275 रुपये मिलता है। इतनी विषम परिस्थिति में 2,275 रुपये पा रही हैं और सरकार की रिकमेंडेशन धूल खा रही है। तो एक तो यह है कि जो सवाल हम लोग लगातार 2.5 साल से उठा रहे हैं, तो वो कोई कागजी मतलब जबानी सवाल नहीं है कि कोई किसी ने अपने भाषण में कह दिया उसको हम लोग लिए हवा में घूम रहे हैं। वो अनरिकॉर्डेड है। और ये जो ILO का इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस का जो मिनट है उस मिनट में वो दर्ज है और ये रिकमेंडेशन सरकार की टेबल पर पड़ी हुई है। 46वें श्रम सम्मेलन में जो पार्ट ली उन्होंने ESI का सवाल उठाया। जैसे ESI का सवाल देखिए अब आप कह रहे हैं कि ESI का, हमने कहा कोविड के दौरान ये बहुत सारा जोखिम उठाया इन लोगों ने। सरकार ने कहा कि हम 50 लाख रुपए का मरने वालों को बीमा कवर देंगे। हम कह रहे हैं खाली कोविड के समय का मामला नहीं है। आशा वर्कर्स बहुत तरह की बीमारियों के बीच में परमानेंट काम करती रहती हैं। तो जब वो लगातार इनके बीच में काम करती हैं, कुष्ठ रोगियों के बीच में जाती हैं, टीबी रोगियों के बीच में जाती हैं, वो तमाम तरह के कैंसर रोगियों को ले जाती हैं, तमाम महामारियों के बीच में काम करती हैं। बहुत तरह का अभी हीट स्ट्रोक हुआ भी जून के महीने में हमारी कई आशा वर्कर्स की डेथ हो गई। वो सर्वे कर रही थी, उनमें जान चली गई उनकी। तो हम लोगों ने कहा कि इनको अस्थायी रूप से 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा दीजिए और 50 लाख का जीवन बीमा दीजिए। काम में जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, विकलांग हो गई, कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये पूरा। तो हम लोगों ने एक अपील की कि हमें ESI का, हमने राज्य कर्मचारी बीमा निगम में एक प्रत्यावेदन किया कि हमें जो है इसका ESI का मेंबर बनाया जाए। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में उसमें ये भी नरेंद्र मोदी भी इसका उद्घाटन करते हैं। 46वें श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करने में नरेंद्र मोदी मौजूद है, प्रधानमंत्री जी। जैसे 45वें में मनमोहन सिंह थे, उसी तरह 46वें में ये मौजूद है। और इनकी मौजूदगी में जो रिकमेंडेशन आई कि ESI का मेंबर बनाया जाएगा। जब हमने उत्तर प्रदेश में इसकी अपील की तो सरकार की ओर से एक जवाब आता है NHM की ओर से कि इनको 5 लाख का आयुष्मान बीमा कवर दे दिया गया है, इसलिए इन्हें ESI का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। और वो 5 लाख का बीमा कवर आज तक नहीं मिला।
5 लाख रुपए के जिस बीमा कवर की बात कर रहे हैं वो आयुष्मान कार्ड की मोदी जी, वो यही आशा वर्कर्स बना रही हैं, लेकिन खुद उसका लाभ इनको नहीं मिल रहा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस आयुष्मान कार्ड को बना रही हैं, जिसको लेके इन पर बहुत दबाव है, इनका उत्पीड़न हो रहा है, इनको एकदम इनकी जान पर बनी हुई है, अधिकारी लोग अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, रोज नौकरी से निकाल देने की बात कर रहे हैं, उस बीमा कार्ड को बनाने का 5 पैसे इनको नहीं मिलता है। इवन सरकार जो बात कर रही बीमा की कि पिछले दौरान में जो आयुष्मान कार्ड बने 1 साल पहले, वो आयुष्मान कार्ड आज तक उन लाभार्थियों को मिले ही नहीं, यही आशाओं ने बनवा दिया, और वो कंपनियां वो बीमा कार्ड लेके गायब हो गई, उन्होंने दिया ही नहीं, और जिनको दे भी दिया वो सारे अस्पतालों में लिए घूमते रहे लोग, उनको किसी अस्पताल ने पूछा नहीं, उस पर किसी का इलाज नहीं हुआ। तो सरकार अब वो इनको जो है ESI भी नहीं देना चाहती, प्रोविडेंट फंड भी नहीं देना चाहते, आप 60 में निकालना भी चाहते हैं, ग्रेजुटी भी नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, आपने 45वें श्रम सम्मेलन में कहा कि इनको ग्रेजुटी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली आंगनबाड़ी के एक मुकदमे में कहा कि भाई इनको ग्रेजुटी किसी का भी हक है, जो भी कार्मिक है, श्रम कर रहा है कहीं, उसको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। आप उसको भी आंगनबाड़ी में भी नहीं लागू कर रहे हैं, आप आसाम में नहीं लागू कर रहे हैं, मिड डे मील में भी नहीं लागू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 45वां और 46वें श्रम सम्मेलन की जो सिफारिशें हैं, इनको लागू करने का जो प्रश्न है वो बहुत अहम प्रश्न है, और मूल लड़ाई भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्कीम वर्कर्स की दरअसल में 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की इन्हीं सिफारिशों को लागू करने की है। ये सिफारिशें अगर सरकार लागू करे तो इनको भी कुछ बेहतर जिंदगी मिल सकती है, और कुछ सम्मान, कानून का भी सम्मान हो सकता है। और अपने ही संपुराए हुए कॉन्फ्रेंसेस का, लेबर कॉन्फ्रेंसेस का, ये 45 पर, इसके पहले 44, 43, 44, 32, 38, 21, 28, 19, 1 लगातार 1 से 45 तक सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस हुई है ना भाई, और उन्हीं के आधार पर पूरे देश के अंदर मजदूरों के साथ जो व्यवहार हुआ है, कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार हुआ है, यही कॉन्फ्रेंस तय करती है, जिससे सरकार आगे की दिशा लेती है और उनको धीरे धीरे लागू करके और इनरिच करती है चीज़ों को। तो अभी सरकार ने 2015 में आप आ गए, मोदी की सरकार आ गई, इनका दूसरा रिजीम भी शुरू हो गया, अभी तीसरे टर्म का चुनाव शुरू होने वाला है, लेकिन इनके बारे में वो 2275 से आगे का मसला नहीं है। तो अभी हम लोगों के सामने जो सवाल है वो ये है कि इनको प्रोविडेंट फंड का मेंबर बनाया जाए, इनको ESI का सुविधा दिया जाए, इनको ग्रेजुटी दी जाए, इन्हें इसकी सिफारिश के मुताबिक श्रमिक माना जाए, वर्कर मान करके इनको ट्रीट किया जाए, इनका मिनिमम बेस का, न्यूनतम वेतन का गारंटी किया जाए, और इनको मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव जिसको कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान मातृत्व अवकाश, इनको मातृत्व अवकाश दिया जाए, इनको EL, CL, ये ग्रेजुटी, आकस्मिक अवकाश और बीमारी की छुट्टी, ये सारी चीज़ें अनुबंधित की जाए। तो यही है 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की रिपोर्ट, और जिसको लेकर के हम लोग आंदोलित हैं, और आगे भी लड़ाई इसी को बुनियाद बना के चलेगी कि एक बार सरकार अगर मानती है तो दोबारा इसको रिवील करने का, खारिज करने का कोई अधिकार नहीं बनता है, और सरकार अगर इसको नहीं लागू कर रही है तो एक तरह से इनका जो मतलब आम आदमी के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है उसको आप समझ सकते हैं कि वो कितना क्रूर, कितना निर्मम, और कितना इनका जो महिला उत्थान और कल्याण और विकास, वो सब एक सगुफेबाजी है, और 9 साल में बात परिलक्षित हो गई है कि हजारों लाखों लोगों की आवाज़ उठाने के बाद भी सरकार इसको नहीं सुन रही। तो ये थे हमारे साथ विजय विद्रोही जी, जो आशा बहुओं को लेकर और भी यूनियनों को, और भी जो कर्मचारी हैं उनके पक्ष में बात कर रहे थे, उनकी सुविधाओं के लिए, भविष्य की सुविधाओं के लेकर जो वो अपने काम को सरकारी तौर पर देखते हैं और काम देते हैं जनता को, हर तरह से हर समस्या में अपने घर को छोड़कर और अन्य जगह पर जाकर वो अपनी बात करते हैं। नमस्कार, मैं माधव सिंह, रायबरेली से।